सादर प्रणाम, सादर जय श्री राम। आज एक ऐसे महापुरुष का जन्मदिवस है और उनकी पवित्र जयंती है जिन्होंने हमें एकात्म मानववाद और अंत्योदय का सूत्र प्रदान किया। ऐसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जन्मदिवस है। आज उनके विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में, उनके जीवन के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रखर चिंतक, एक आम भारतीय, भीड़ में गुम हो जाने वाला सामान्य सा चेहरा, जिनके दुबले पतले शरीर में समाया हुआ था आकाश सा व्यक्तित्व, समुद्र से गहरी सोच और समय पर परिवर्तन के पद चिन्ह छोड़ जाने की अदम्य क्षमता, ऐसे थे एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसे दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र को समर्पित कर अपने विचारों एवं व्यापक चिंतन से आने वाले समय में राजनीति ही नहीं वरन राष्ट्र की भी नई परिभाषा दी, जिनके सिद्धांतों ने एक ऐसे संगठन की नींव रखी जो आने वाले समय में देश की नीति का निर्धारण करने वाला था। दीनदयाल जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इस महान व्यक्तित्व में कुशल चिंतक, संगठन शास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिक वक्ता का प्रतिबिंब था। 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के छोटे से गांव नगला चंद्रभान में पंडित दीनदयाल जी का जन्म एक अति निर्धन परिवार में हुआ था। यह कहना मुश्किल है कि यह उनके जीवन का आरंभ था या उनके संघर्ष का। पंडित दीनदयाल जी अभी होश संभाल भी न पाए थे कि इनके माता पिता का देहांत हो गया। दीनदयाल जी सीकर के कल्याण हाई स्कूल से मैट्रिक और पिलानी के बिरला कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। इन्हें दोनों ही परीक्षाओं में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। सीकर के महाराजा ने दीनदयाल जी की प्रतिभा को देखकर उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के उपरांत उन्होंने कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से बीए की पढ़ाई की। जो भी विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे, दीनदयाल जी मन लगाकर उसका अध्ययन किया करते थे, परंतु दीनदयाल जी ने यहाँ वह भी शिक्षा और दीक्षा ली जो इस कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था। यहीं उनका संपर्क श्री बलवंत महाशब्दे जी से हुआ, जिनकी प्रेरणा से वे सन 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। दीनदयाल जी के लिए यह समय व्यक्तित्व और व्यक्तिगत संघर्षों से निकलकर राष्ट्र की समग्रता के दर्शन का साबित हुआ। दीनदयाल जी बीए करने के बाद एमए करने के लिए आगरा चले गए। यहाँ पर वह नानाजी देशमुख और भावराव जी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। उनमें सामाजिक जीवन के प्रति चेतना के अंकुर फूटने लगे। उनके मामा, जिन्होंने बचपन में उनका लालन पालन किया, उन्हें लगने लगा कि भांजा अब पढ़ लिख गया है, परिवार के लिए कुछ करेगा। लेकिन पंडित दीनदयाल जी का परिवार तो अत्यंत विशाल था। समस्त भारत को, समस्त राष्ट्र को उन्होंने अपना परिवार मान लिया था। दीनदयाल जी का लक्ष्य कुछ और ही था। उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद उसका परित्याग कर दिया। अपने संकल्प के बारे में उन्होंने अपने मामा जी को जो पत्र लिखा, उसकी वानगी देखिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण की जिद ही नजर आती है। जब किसी मनुष्य के किसी अंग को लकवा मार जाता है तो वह चेतना शून्य हो जाता है। वे आगे लिखते हैं, इसी भांति हमारे समाज को लकवा मार गया है।
उसको कोई कितना भी कष्ट क्यों न दे, पर महसूस ही नहीं होता। वह तभी महसूस करता है जब चोट सीधे उसके सर पर आकर पड़ती है। हमारे पतन का कारण हमारे संगठन की कमी ही है। बाकी बुराइयां, अशिक्षा इत्यादि तो हमारी पतित सभ्यता के लक्षण मात्र है। इसीलिए संगठन करना ही संघ का परम ध्येय है। इसके लिए अतिरिक्त परमात्मा ने हम सब लोगों को सामर्थ्यवान बनाया है। क्या हम अपने में से एक को भी देश के लिए नहीं दे सकते? आपने मुझे शिक्षा दीक्षा दे करके सामर्थ्य बनाया है। आदरणीय मामा जी, क्या आप मुझे समाज के लिए नहीं दे सकते? जिस समाज के हम उतने ही ऋणी हैं, यह तो एक प्रकार से त्याग ही नहीं, विनियोग है। समाज रूपी जीवन में खाद देने की आवश्यकता है। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश स्वतंत्र हो चुका था, समाज संगठित नहीं था। देश में कई विसंगतियां पैदा हो रही थी। दीनदयाल जी को सत्ता का लोभ नहीं, समाज में विचारधारा की स्थापना का दृढ़ निश्चय था। इस उद्देश्य के लिए वे जी जान से जुट गए। दीनदयाल जी के अनुसार भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उसका मूल कारण इसकी राष्ट्रीय भावनाओं की उपेक्षा है। आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप आज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। अनेकता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारत की संस्कृति की सोच रही है। अब दीनदयाल जी की भूमिका बदल चुकी थी। अब चुनौती थी राष्ट्र के पुनर्निर्माण की। इसके लिए उन्होंने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन संस्था की स्थापना की और यहाँ से राष्ट्र धर्म नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इसके अलावा उन्होंने पांचजन व स्वदेश के संपादन में भी अपना सहयोग प्रदान किया। अपने सार्वजनिक जीवन में उनकी सादगी व सरलता मानो एक किंवदंती बन गई थी। उनके वैचारिक दृष्टि से ही नहीं, आचार व्यवहार में भी कार्यकर्ता बहुत कुछ सीखते थे। गंभीर से गंभीर विषय भी अपनी दैनिक गतिविधियों के बीच बड़ी सरलता से निपटा देने की क्षमता पंडित दीनदयाल जी रखते थे। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें राजनीतिक क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया। 21 सितंबर 1951 के ऐतिहासिक दिन को दीनदयाल जी ने उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इस सम्मेलन में देश के एक नई राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की राज्य इकाई की स्थापना हुई। इसके ठीक एक माह बाद 21 अक्टूबर सन 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। दीनदयाल जी ने संगठन का अद्वितीय एवं अद्भुत कौशल प्रदर्शन किया। समय बीतने के साथ भारतीय जनसंघ की विकास यात्रा में वह ऐतिहासिक दिन भी आया जब सन 1968 में विनम्रता की इस महान मूर्ति, इस महान नेता को दल के अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन और जनसंघ के देशभक्ति के संदेश को लेकर दीनदयाल जी ने दक्षिण भारत का भ्रमण किया। पंडित दीनदयाल जी की कुशल संगठन क्षमता के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि अगर भारत को 2 और दीनदयाल मिल जाते तो भारत का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल जाता। इससे पहले कि जनसंघ राजनीतिक ताकत बन पाता, डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यमयी परिस्थितियों में कश्मीर में मृत्यु हो गई जब वे एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के हेतु संघर्ष कर रहे थे। नवजात पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल जी के कंधों पर आ गई। राजनीतिक कार्य करते हुए भी संगठनात्मक कार्य उनके लिए सर्वोपरि था। उन्होंने सन 1967 में जनसंघ के कालीकट अधिवेशन में
पार्टी का अखिल भारतीय अध्यक्ष का पद तब स्वीकार किया जब दल के संगठनात्मक नींव डालने का कार्य पूर्ण हो गया। 11 फरवरी 1968 को वज्राघात हुआ जब सारे देश ने पंडित जी की हत्या का समाचार सुना। तब सारा देश शोकाकुल हो गया, लेकिन जाने से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश को एक ऐसा दर्शन प्रदान किया जो देश के मानस पटल से लुप्त होने लगा था। उन दिनों देश समाजवाद और पूंजीवाद के दौर से गुजर रहा था। तब के राजनीतिक नेतृत्व को भारतीय सनातन परंपरा की विशालता, राष्ट्र की अपनी भौतिक शक्ति का भाव नहीं हो पा रहा था। वह कभी कहीं से और कभी कहीं से अपने विकास का मॉडल ढूंढ रहे थे। एकात्म मानव दर्शन इस अंकुर के वट वृक्ष बनने की यात्रा अभी भी जारी है। दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ संकल्पित है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी यह संकल्प लिया हुआ है कि जब तक देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का समग्र विकास नहीं हो जाता, तब तक उनकी यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी की भी एक यात्रा इस प्रकार से चल रही है कि वह देश को और देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अग्रिम पायदान पर लाने के हेतु प्रयासरत है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक का कार्यकर्ता सिर्फ एक ही कार्य में सतत सेवा में लगा हुआ है कि हम अपनी सेवा, अपना सब कुछ देश की सेवा में अर्पण कर दें। देश की सेवा ही हमारा परम लक्ष्य है। हम भारत माता को परम वैभव के परम शीर्ष पे पहुंचाने हेतु दृढ़ संकल्पित है और यह यात्रा जब तक पंडित जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सपने को साकार नहीं कर लेंगे, इसी प्रकार से यह यात्रा जारी रहने वाली है। पंडित जी को उनके जन्म दिवस के इस शुभ अवसर पर, उनके जयंती के इस शुभ अवसर पर हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर जय श्री राम, सादर प्रणाम।